Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of January 2021। तो 27 जनवरी 2021 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम देखेंगे। साथ ही 26 जनवरी की भी कुछ न्यूज़ आइटम्स जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो आप वो भी आपका कवर हो जाएगा पार्ट, ठीक है ना। लास्ट के 3 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, सो सॉरी फॉर दैट, पार्डन मी फॉर दैट, बट मैम हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। आपने अगर इंडियन एक्सप्रेस देखा हो तो दैट वाज थॉरो एंड बहुत अच्छा न्यूज़ डिस्कशन होता है इंडियन एक्सप्रेस में। सो दोज ऑफ यू हु आर नॉट वॉचिंग, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट विल एड अ फ्लेवर इन योर प्रिपरेशन, इट विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग द स्ट्रेस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है उसमें मेंस का कि आप मतलब यू कांट इमेजिन व्हाट यू आर मिसिंग। So let's start with the Hindu analysis for 27th of January 2021। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। ऑप्शंस आर नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। This is question number 1. Question number 2 is, with respect to the Arctic expedition by India, consider the following statements। Arctic expedition की अगर हम बात करें तो ये statements दिए हैं, आपको बताना है कौन सा statement सही है। पहला statement कह रहा है कि India established its first Arctic research station मैत्री in 2008। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनक्वाइस इज द नोडल एजेंसी फॉर द इंडियाज आर्कटिक प्रोग्राम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, 1 only, 2 only, both या none। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, consider the following statements with respect to Wildlife Protection Act of 1972। Wildlife Protection Act of 1972 के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, there is no revision of scientific names of species mentioned under the act since it came into force in 1972। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, शेड्यूल 5 ऑफ द एक्ट लिस्टेड प्लांट स्पीशीज दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या none। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन 32 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो जो सेक्शन 32 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, वो प्रोटेक्शन किसको देता है। ऑप्शंस आर ए, प्रोटेक्शन टू द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनीज ओनली, दूसरा है प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, सी है प्रोटेक्शन टू आर्बिट्रेशन एजेंसीज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्रोसेस, या डी है प्रोटेक्शन टू सक्सेसफुल बिडर्स एंड द एसेट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट किसको प्रोटेक्शन देता है, जो सेक्शन 32 है वो आपको बताना है, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं, इनके आंसर्स आप करिएगा, एंड में जो वीडियो खत्म होगा तो मैं आपको इनके आंसर्स भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स है उनके बारे में आपको बता देता हूं। पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होने की बात बताई है कि जल्दी से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट। अब नाम से जैसे क्लियर है, रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट क्या होगा कि अ वोटर विल बी एबल टू कास्ट हिज और हर फ्रेंचाइजी और हिज और हर वोट फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री। जैसे अभी क्या होता है, अगर अभी की प्रोसेस आपको पता है, अगर आपने कहीं वोट दिया है तो आपको पता होगा कि आपका एक पोलिंग स्टेशन होता है जहां पर आप जाते हो, वहां पर फिर आपका नाम वहां पर लिखा रहता है, आपकी पर्ची वहीं पर रहती है और वहां पर आपको जाकर के वोट देना पड़ता है। लेकिन जो अभी कंपल्शन है ये वाला, ये रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के आने से हट जाएगा। जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला कंसेप्ट नहीं आया था कि नेशन में कहीं से भी किसी भी राशन की दुकान से आप राशन ले सकते हो, तो 1 नेशन 1 राशन वाला जो कंसेप्ट है वो अब आपका यहाँ पे वोटिंग में भी आएगा। और वोटिंग के अंतर्गत जो ये प्रोजेक्ट है रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अंतर्गत क्या होगा कि वोटर कैन कास्ट हिज और हर वोट फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री, किसी भी पोलिंग स्टेशन से वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें ई पिक नाम का एक कंसेप्ट आया है, ई पिक। व्हाट इज दिस ई
पिक। अब ये ई पिक क्या है? ई पिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उसको एपिक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। उसी का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो ई एपिक होगा। याद रखिएगा, ई एपिक। तो याद रखिएगा ई एपिक है, सॉरी ई पिक मैंने बोला, ई एपिक है। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इसको आप याद रखिएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फोन पे। आपने डिजी लॉकर का ऐप, अगर आपने डिजी लॉकर का ऐप यूज किया हो तो बहुत ईजी ऐप है। उसमें बस आप अपने नंबर्स डालिए और आपका जो कार्ड है ऑटोमेटिकली वो डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा आपके पास, है ना। तो डिजिटल लॉकर में भी आप इसको रख सकते हैं एंड आप इसको चाहे तो मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका यूज करके कि आप वोटिंग कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन हैपन नाउ। एंड ये रिमोट वोटिंग का जो प्रोजेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एंड जो रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने वाला इंस्टीट्यूशन है, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा इसके लिए यहाँ पे बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आईआईटी मद्रास ने इसके लिए पोलिंग और उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर वाला पार्ट है वो आईआईटी मद्रास डेवलप कर रहा है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दूसरी न्यूज है नाउ द त्रिपुरा गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रमोट रीसा टेक्सटाइल एज सिग्नेचर टेक्सटाइल ऑफ त्रिपुरा नेशनली। तो याद रखिएगा त्रिपुरा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है टू प्रमोट द रीसा टेक्सटाइल। तो अगर आपको याद रखना है कि ये टेक्सटाइल कहाँ का है, रीसा टेक्सटाइल, तो याद रखिएगा त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने का सोचा है, रीसा टेक्सटाइल एज द सिग्नेचर टेक्सटाइल ऑफ त्रिपुरा। तो मतलब त्रिपुरा का जो सिग्नेचर टेक्सटाइल है उसके रूप में रीसा टेक्सटाइल को प्रमोट किया जा रहा है बाय द त्रिपुरा। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट है। आगे देखो फैक्ट है कि रीसा टेक्सटाइल जो है वो जैसे ट्रेडिशनल जो त्रिपुरा की फीमेल है उसके अटायर के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है रीसा, दूसरा होता है रिगनई और तीसरा होता है रिकुटू। पार्ट होते हैं ट्रेडिशनल त्रिपुरा फीमेल अटायर के, रीसा, रिगनई एंड रिकुटू। वैसे कल ये इंडियन एक्सप्रेस में ऑलरेडी मैम ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो फैक्ट बता सकता हूं वो मैंने आपको बता दिया। रीसा एक हैंड वुवन क्लॉथ होता है ना, फीमेल अपर गारमेंट का। इट इज एंड ऑल्सो एज हेडगियर, अ स्टोल और अ प्रेजेंट टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। एंड एज एन अपर गारमेंट इट इज रैप्ड अराउंड द टॉर्सो ट्वाइस। तो टॉर्सो के अराउंड 2 बार इसको रैप करते हैं तो उसको अपर गारमेंट की तरह यूज किया जाता है। फिर रिगनाई जो मैंने बोला प्राइमरली वॉर्न एज अ लोअर गारमेंट एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू टू वियर। तो रिगनाई का मतलब होता है टू वियर एंड ये जो है लोअर गारमेंट की तरह यूज किया जाता है। रिकुटू जो है इट इज मेनली यूज लाइक चुनरी और पल्लू। तो जैसे चुनरी और पल्लू इंडियन साड़ी में होता है ना, वैसे रिकुटू होता है। तो ना ये 3 पार्ट हो गए, रीसा, रिगनई एंड रिकुटू। तीसरा जो न्यूज है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर ने पब्लिश की है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2021। मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग किसने निकाला है? तो ग्लोबल फायर पावर नाम के इंस्टीट्यूशन ने निकाला है, ठीक है ना। अब ये जो है इंडेक्स, ये हर कंट्री के पोटेंशियल को, वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज को अक्रॉस द लैंड, एयर, सी, है ना, कन्वेंशनल वेपनरी के थ्रू उसको जज करता है और फिर बताता है कि कौन सबसे पावरफुल है, कौन सबसे वीक है ना। अब ये इसमें लगभग बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का फैक्टर हो, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी का फैक्टर हो, मैन पावर का फैक्टर हो, लैंड फोर्सेस का फैक्टर हो, एयर पावर का फैक्टर हो, नेचुरल रिसोर्सेज का फैक्टर हो, नेवल फोर्सेस का फैक्टर हो, फाइनेंशियल फैक्टर हो, ये सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अब इसमें रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज आई वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री वाज रैंक्ड द मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड विच वाज फॉलोड बाय रशिया एंड चाइना। सबसे ज्यादा पावरफुल जो मिलिट्री आई, स्ट्रेंथ आई, वो आई किसकी? यूएसए की आई, विच वाज क्लोजली फॉलोड बाय रशिया एंड चाइना। एंड इंडिया वाज रैंक्ड 4th इन द इंडेक्स। इंडेक्स में 4थी रैंक जो थी इंडिया की थी, विद 542 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 17 सबमरीन्स, 4730 टैंक्स एंड 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो इंडिया की रैंक जो थी वो 4th थी। एंड पाकिस्तान वाज रैंक्ड 10th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द इंडेक्स। पावरफुल के लिस्ट में पाकिस्तान जो थी वो 10th पोजीशन पे थी। एंड पाकिस्तान ने सरपास कर दिया इजराइल, इंडोनेशिया, ईरान एंड कनाडा को इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री पावर। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस फायर पावर इंडेक्स। इंडिया 4थे पोजीशन में, काफी अच्छी बात है ना। सो दैट इज अ गुड थिंग।
कि हम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेशंस में आते हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट पेज. नाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट पेज न्यूज आइटम्स. ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट एज फार्मर्स इंटर द कैपिटल. तो जैसा कि कल आप सबने देखा होगा, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन द रिपब्लिक डे. जो ये चीज़ है, दिस शुड नॉट हैज हैपेंड, है ना. ओनली द ट्राई कलर इज मतलब कि वर्दी इनफ टू, मतलब इस तरह से ऊपर फ्लाई हाई करने के लिए केवल ट्राई कलर ही है जो कि इतना वर्दी है या इतना वर्थफुल है कि वो फ्लाई कर सकता है. उसके अलावा कोई और फ्लैग. एंड ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी के दिन जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि बताया गया, ऐसे में अगर आपने देश के सिंबल्स की रिस्पेक्ट नहीं की, सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट, है ना. एंड फार्मर लीडर्स ने वहीं पे ये बोला है कि सम एंटी सोशल एलिमेंट्स वर देयर, है ना, कि ये जो चीज़ें एंटी सोशल एलिमेंट्स ने की है. बट एनी वे, हूसोएवर हैज़ डन दैट, दिस वाज अनफॉर्चुनेट एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड इन एनी केस, है ना. किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए. यू कैन सी द सीन्स फ्रॉम दिल्ली. जो लोग दिल्ली में हैं उन लोग के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा जो इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ से चली गई है कल दोपहर से, कल शाम से इंटरनेट भी नहीं है वहाँ पे, है ना. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है. और अगर आपको कहीं पे भी प्रोटेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो आप नॉन वायलेंट वेज में बिल्कुल शांत रहकर ही प्रोटेस्ट करने, तभी आपकी बात कोई सुन भी सकता है. अदरवाइज ये जब वायलेंस करने लगे करोगे आप, तो आपका जो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी. इट विल हैव नो वैल्यू, है ना, और कोई आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा. सो दैट वॉज द थिंग. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. यहाँ पे AMU बरीज टाइम कैप्सूल टू मार्क इट्स सेंटेनरी ईयर. तो AMU यानी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इट हैज़ बरीड 1.5 टन टाइम कैप्सूल. तो 1.5 टन टाइम कैप्सूल जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लगभग 100 साल होने के बाद उसने बरी किया है ना. एंड इसको 30 फीट डीप बरी किया गया है इन द पार्क अपोजिट टू द विक्टोरिया गेट टू मार्क द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस एंड इवेंटफुल सेंटेनरी ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी. AMU के 100 साल पूरे होने के लिए इन्होंने इसको बरी किया है इन दैट विक्टोरिया गेट टू मार्क द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. ठीक है ना. अब इसमें क्या क्या है, सर सैयद अहमद के जो भी एल्बम है, जिसमें उनके वर्क्स और उन सब के लेटर्स को जो खालिक अहमद निज़ामी ने इकट्ठे किए हैं, है ना, उसको किया. फिर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की 1875 से लेकर के 1919 के बीच में जितने भी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जब ये था, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, तो इसमें जितना भी काम किया गया था उसको नवाब मोहसिन उल मुल्क ने कंपाइल किया हुआ था, और उसको फिर उन्होंने इसको भी बरी किया है. फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन में स्पीच था दिसंबर 2020 में जो स्पीच दिया था, उसको भी इसके साथ उन्होंने बरी किया. तो काफ़ी चीज़ें थी एंड इट वाज बेसिकली फॉर द फ्यूचर जनरेशंस कि कल को कोई जब यहाँ पे एक्सपीडिशन इस तरीके से होगा, एक्सकवेशन होगा, तो वहाँ पे ये लोग देख सकते हैं. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स या एडिटोरियल है. तो पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है परस्यूइंग द नेशनल इंटरेस्ट एट द UN हाई टेबल. तो यहाँ पर बात चल रही है इंडिया और UNSC में रिफॉर्म्स की. यहाँ पे हैप्पी मॉन जैकब का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बात की कि इंडिया बिल्कुल डिजर्विंग है टू गेट अ परमानेंट सीट एट द हाई टेबल ऑफ द UNSC में परमानेंट सीट के लिए हम बिल्कुल मतलब कि डिजर्विंग है, और हमको अभी थोड़ा लेट और होगा. थोड़ा लेट क्यों होगा? क्योंकि इंडिया को 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है. ऑब्वियस सी बात है, जब 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया अभी हाल फिलहाल में ही, तो उनके पास एक बहाना है कि ठीक है अभी तो 2 साल के लिए आप नॉन परमानेंट मेंबर हो, तो 1-2 साल के लिए ये भी चीज लेट हो जाएगी, है ना. अब ऑथर ने कहा है कि टाइमिंग ऑफ द मेंबरशिप, अगर न्यू दिल्ली की एंट्री देखें इनटू द UNSC, इट कोइंसाइड्स विद द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन मार्क्ड बाय सिस्टेमिक अनसर्टेनिटी, लिटिल केयर फॉर ग्लोबल कॉमन्स, absence of global leadership and steady division of the world into the rival blocks, and an age marked by unabashed pursuit of narrow national interest. यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जब
स्टार्टिंग में हम आ रहे थे तब उस समय वर्ल्ड जो था वो पार्ट्स में डिवाइडेड था। किस किस पार्ट में डिवाइडेड था? जैसे पहले 2 पोल्स थे, ठीक है ना, अर्लियर देयर वर 2 पोल्स। एक पोल था आपका रशिया, दूसरा पोल था ये। आज का जो टाइम है इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। अब का जो सिनेरियो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब बस इंटेंशन की जरूरत है। अब जो कंट्रीज हैं यूएनएससी के अंदर उनको केवल इंटेंशन की जरूरत है। अगर वो इंटेंशन कर लें तो बिल्कुल रिफॉर्म आ सकता है यूएनएससी में। एंड यूएनएससी भी अब ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां पर इट इज लूजिंग इट्स एंड इट्स शीन। जो इसका शीन था, जो इसका रेलिवेंस था, जो इसकी शाइन थी, वो ये लूज करता जा रहा है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज का मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो भी ये पूरा नहीं कर पा रहा। अगर आप देखो वर्ल्ड की सिचुएशन इट्स नॉट वेरी गुड। अगर आप अफगानिस्तान से याद करना शुरू करो, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप इराक का एग्जाम्पल ले लो, लिबिया का एग्जाम्पल ले लो, इसके बाद जो जैस्मीन रेवोल्यूशन के टाइम में ट्यूनीशिया और ये सब कंट्रीज थी, यहाँ का एग्जाम्पल ले लो, तो इन सब जगहों पर एक चीज क्लियर समझ में आती है। चाहे अभी जैसे सूडान का एग्जाम्पल, इथियोपिया का एग्जाम्पल, एंड इसके अलावा हमने देखा रिसेंटली सीरिया का एग्जाम्पल। तो ये सारे जो दिखाते हैं कि इंटरनेशनली भी जो पीस एंड सिक्योरिटी जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव है यूएनएससी का मेन, उसको भी पूरा करने में ये सफल नहीं हो पाया है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया भी अब डिफरेंट हो चुका है। इंडिया में भी बदलाव आ चुका है। पहले क्या था, इंडिया बहुत बिलीवर था परफेक्ट वर्ल्ड हार्मोनी में, इन सब चीज़ों में। लेकिन जब इंडिया ने खुद अपने डिस्प्यूट्स देखे, जियोपॉलिटिकली चाइना को देखा, पाकिस्तान को देखा, तो उनका भी जो आर्डेंट बिलीवर था कि हाँ नहीं, हार्मोनी के बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हमको, तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडिया का जो बिलीव है वो ब्रेक डाउन हुआ है। इंडिया को चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट जो है यूएनएससी में साबित करे और जल्दी से जल्दी कोशिश करता रहे कि उनको ये मिल जाए यूएनएससी में परमानेंट सीट, क्योंकि यूएनएससी में परमानेंट सीट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जाहिर सी बात है, जब आपको इतना बड़ा से मिल जाएगा यूएनएससी में तो आप काफ़ी चीज़ें वहाँ पे चेंज करवा सकते हो। वीटो पावर भी आप डिजर्व करते हो, आपको नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट चाइना जिसके पास वीटो पावर है, इसके लिए गुहार इंडिया ने लगाई थी और आज चाइना ही जो है वो इंडिया को आने से अपना वीटो लगा रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद चाइना फैक्टर, यहाँ पे अनफॉर्चुनेट इंडिया के लिए है कि यूएनएससी की जो भी बिड होती है उसको चाइना इंडिया के अगेंस्ट उसमें वोटिंग कर देता है। चाइना ने जैसे अपोज किया फॉर इंडिया टू चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी में को इंडिया को चेयर बनाया जा रहा था, उसका भी अपोजिशन चाइना ने कर दिया। काउंटर टेररिज्म कमेटी तक का हमको चेयर नहीं बना दिया। जबकि अगर कन्वेंशन की बात करें तो यूएनएससी में जो प्रॉपर कन्वेंशन है टेररिज्म के रिगार्डिंग, है ना, उसकी डिमांड भी इंडिया ने ही स्टार्ट की थी, है ना। टेररिज्म की डेफिनेशन की डिमांड भी इंडिया ने ही स्टार्ट की थी कि प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, क्या होता है टेररिज्म। नहीं तो अदरवाइज कंट्रीज जो है गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, जैसे यूएसए का स्टैंड ले लो, वो बोलता है कि गुड टेररिज्म भी है, एक बैड टेररिज्म है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। लेकिन वो चीजें होनी नहीं चाहिए, इसलिए इंडिया ने कहा था कि भाई आप प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज टेररिज्म, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को कंटिन्यू करता है, जिसमें कि उन्होंने चाइनीज एग्रेशन को के अगेंस्ट पुश किया था, तो अगर ये चीज होती है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो न्यू दिल्ली को कुछ यूजफुल एलाइज मिल सकते हैं अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो बहुत अच्छा चाइना वाला कि चाइना को वो दबा के रखता था और यहां पे हमको एक एलाई मिलता था पावरफुल। लेकिन अगर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी वही चीज करता है तब तो फायदा है, लेकिन अगर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसके अपोजिट कुछ करेगा तो हमको फायदा नहीं रहेगा। फिर ऑथर कहता है कि ग्रेटर इंडियन अलाइनमेंट विद द वेस्ट एट द यूएनएससी इज अनअवॉइडेबल आउटकम। अब अगर हमको यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहिए तो हमको वेस्ट के साथ काफी मिलकर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपको बिल्कुल अनअवॉइडेबल है कि आपको यूके से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी अच्छी, आपको यूएसए के और करीब जाना पड़ेगा। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे एक चीज हमको सजेस्ट की है कि जैसे ही आप यूएस और यूके के बहुत ज्यादा करीब जाने लगोगे, आप मॉस्को यानी कि रशिया से थोड़ा दूर होने लगोगे। तो आपको यहां पे बैलेंस बनाने की जरूरत है। यू हैव टू हैव अ बैलेंस, क्योंकि रशिया का जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे बढ़ता जा रहा है। रशिया का डिपेंडेंस अगर चाइना पे बहुत ज्यादा बढ़ गया और आपके साथ उसका थोड़ा रिफ्ट बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि यू विल लूज अ वेरी पावरफुल एलाई। आप बहुत पावरफुल एलाई मिस कर दोगे। तो आपको यहां पे भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ठीक है बिल्कुल आप दौड़ते रहो यूएसए की तरफ,
यूएसए की तरफ दौड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि इंडिया का फोकस क्या रहेगा, तो चाहे अभी नॉन परमानेंट मेंबर हो, चाहे इंडिया जब परमानेंट मेंबर बन जाएगा तब भी इंडिया का जो मेन फोकस रहेगा वो पहले टेररिज्म के ऊपर रहेगा, क्योंकि इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ दैट, है ना। अगर आपने देखा हो तो जो ये टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया इस चीज़ को झेल रहा है, इस चीज़ को फेस कर रहा है, और इसीलिए जो है उसका मेन फोकस जो रहेगा वो टेररिज्म में भी रहेगा। इंडिया ने ये भी क्लियर किया कि टेररिस्ट आर टेररिस्ट, देयर आर नो गुड टेररिस्ट, नो बैड टेररिस्ट, एंड there should not be any differentiation between the terrorists. Terrorists are terrorists, है ना, and those who propagate this distinction have an agenda and those who cover up for them are just culpable. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इनका एजेंडा रहता है और जो उनको कवर अप करते हैं तो वो culpable है from that point of view, है ना। Yet another area New Delhi would want to focus on while seated at the high table would be to use the forum and its engagement to build coalition among like-minded states. अब दूसरा जो ऑथर ने कहा है कि लाइक माइंडेड जो स्टेट्स हैं उनके अंदर हार्मनी, देखो अब वही है, पहले होता था, पहले बोलते थे कि भाई ग्लोबली सबके साथ हमको हार्मनी में रहना है, लेकिन धीरे धीरे ये स्टैंड कैसे चेंज हुआ कि अब लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात की जाने लगी। बोला जाने का कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर के रहें, वो एक साथ अच्छे से कोलैबोरेशन में हार्मनी में रहें फॉर द एंगेजमेंट फॉर पीस एंड ऑल, है ना। तो लास्ट ऑथर ने वही बोला है कि जो यूएनएससी है उसमें रिफॉर्म मस्ट है, बहुत जल्दी ज़रूरत है कि रिफॉर्म किया जाए, एंड मतलब कि इसके लिए इंडिया को भी पुश करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया डिजर्विंग तो बना रहेगा लेकिन मेंबर नहीं बन पाएगा। सो फॉर दैट दे हैव सेड दैट। नाउ अगला जो आर्टिकल है रूट्स टू गवर्नमेंट प्राइवेट थ्रू पार्टनरशिप, ये जो आर्टिकल है बिल्कुल सिंपल आर्टिकल बता रहा हूँ। इसमें आर्टिकल में एक चीज़ बोली गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी जरूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आपसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि आपके बन जाते हैं। एडवांटेज बता देता हूँ सीधे सीधे, गवर्नमेंट और प्राइवेट की जब आप पार्टनरशिप करते हो उससे क्या एडवांटेज होता है। पहला जो होता है वो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी ही, आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी प्राइवेट के थ्रू, है ना। तो प्राइवेट की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की हो जाएगी प्राइवेट के थ्रू, तो कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी द फर्स्ट थिंग। दूसरा है कई बार इशू ऑफ फंडिंग होता है, गवर्नमेंट के पास भी फंडिंग लिमिटेड है, आपको फिस्कल डेफिसिट के अंदर भी रहना है, टारगेट्स भी पूरे करने हैं और आपको एक्सपेंडिचर भी करना है। तो पहला जो इसका एडवांटेज था कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा था जो फंडिंग का इशू है, इशू ऑफ फंडिंग, दैट गेट सॉल्व बाय दिस। तीसरा है यू गेट हायर एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी। प्राइवेट के साथ एक चीज जुड़ी रहती है, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव रहता है उनका, इस कारण से दे आर हाईली एफिशिएंट, उनकी एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा रहती है, एंड दे आर वेरी वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, वर्कहोलिक टाइप पे रहते हैं। वहीं गवर्नमेंट का थोड़ा एटीट्यूड डिफरेंट रहता है इस मामले में। तो एक प्राइवेट सेक्टर के आने से हमको एक एडवांटेज होता है कि हमको उनकी एफिशिएंसी जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि इंडिया में ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि लेटरल एंट्री, अगर टॉप पोस्ट पे देखा जाए तो लेटरल एंट्री का कंसेप्ट लाया गया है। लेटरल एंट्री कई जगहों पे देखी गई है, ज्यादातर वो डिसीजन मेकिंग लेवल पे ही देखा जा रहा है, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट नीति आयोग तक में भी आपने रिक्रूटमेंट किए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिक्रूटमेंट किए हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वही कि उनका जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो प्रोफिशिएंसी है, प्रोफेशनलिज्म है, वो आपको मिल जाए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग आपको हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि फंडिंग का इशू जो होता है वो क्लियर हो सकता है। तीसरा आपको एक्सपर्टीज़ मिल सकता है ना, हायर एफिशिएंसी का। देन यहाँ पे लिखा देखो, गवर्नमेंट इज लैकिंग लेवरेज टू द डोमेन नॉलेज एंड रिसोर्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। यहां पे देखो लिखा है कि डोमेन एक्सपीरियंस, डोमेन अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज हमको मिल सकता है फ्रॉम द प्राइवेट। देन हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकता है और नॉलेज और एक्सपर्टीज के लिए भी हमको प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप बना सकते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि इन 2005 अशोक लहिरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अशोक लहिरी कमेटी थी, 2005 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। इट केम आउट विद अ रिपोर्ट विच स्टेटेड दैट देयर वाज नॉट इनफ नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल कैपिटल फ्लोज एंड कंट्रोल्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पहले इतना नॉलेज नहीं था अबाउट द एक्सटर्नल कैपिटल फ्लोज एंड कंट्रोल्स इन इंडिया। इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो प्रोग्राम है इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ, दिस प्रोग्राम लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ रिच बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्लास रिसर्च
ऑन कैपिटल कंट्रोल एंड फ्लोज इन इंडिया डेवलप्ड बाय इंडियन रिसर्चर्स दैट वाज यूज्ड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द मैटर। तो इस कारण से, इस प्रोग्राम के कारण लेड टू द क्रिएशन ऑफ रिच बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्लास रिसर्च इन कैपिटल कंट्रोल एंड फ्लोज इन इंडिया। तो यहाँ देखो कुछ चीजें जो होती हैं कि अगर आप इस तरीके से हेल्प लो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, आप कमिटीज बनाओ, अगर आप उन कमिटीज में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो डोमेन नॉलेज एक्सपर्टीज लेकर के रखे हैं उनको आप इंक्लूड करें, तो इससे क्या होगा कि इससे और ज्यादा आपकी रिसर्च बढ़ेगी, और ज्यादा आपका डेटा एनालिसिस बढ़ेगा और आपको पॉलिसी बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि पॉलिसी बनाने के लिए भी अगर आपको इस तरह से एक्सपर्टीज मिल जाए प्राइवेट की, तो वो भी आपको लेना चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ, ये अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, फिनेंस की मिनिस्ट्री है, ये बहुत सारे जो आपकी प्राइवेट फर्म्स हैं उनके साथ डील करते जा रहे हैं। जैसे कि MSDE जो है, MSDE ने इट स्टार्टेड इंगेजिंग विद मल्टीपल प्राइवेट फर्म्स लाइक डेलवर ग्लोबल डेवलपमेंट एडवाइजर्स, है ना, एंड समग्र ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, इन सब के साथ इन्होंने अलग अलग कंसेप्ट डिजाइन किया है, MOU साइन किया हुआ है। तो प्राइवेट फर्म्स का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोलैबोरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन इंक्रीज चॉइसेस टू यू, आपको चॉइसेस मिल जाती हैं। दूसरा, आपकी जो रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है, आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, एक्सपर्टीज नॉलेज मिलता है, स्किल डेवलपमेंट होता है और आपके पॉलिसी फॉर्मेशन में इन सब चीजों का हेल्प मिलता है। तो दिस वॉज द आर्टिकल रिगार्डिंग द गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है ना। यहां पे तीसरा आर्टिकल जो लिखा गया है वो लिखा है वी आर नॉट ऑल इन द सेम बोट। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, एक्चुअली ये लिखा गया है पैंडेमिक के कारण जो इनइक्वालिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, और वो इनइक्वालिटीज किसने बताया रिसेंटली, ऑक्सफैम की जो इंटरनेशनल एनुअल रिपोर्ट आई ऑन इनइक्वालिटी फॉर 2021, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एनुअल रिपोर्ट आई ऑन इनइक्वालिटी फॉर 2021। याद रखेगा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट निकाली और इस पे उन्होंने टाइटल दिया द इनइक्वालिटी वायरस। कोरोना वायरस का नाम उन्होंने इनइक्वालिटी वायरस रखा था। और जैसे इस बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि इनइक्वालिटी बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है मतलब रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। तो उसका पूरा ऑक्सफैम ने पूरा ये रिपोर्ट में बताया है कि जो रिच थे वो किस तरीके से उनका पैसा बढ़ा और जो पुअर थे वो किस तरीके से और ज्यादा गर्त में मिल गए। जैसे कोविड-19 का कुछ, कोविड-19 के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि क्राइसिस, माइग्रेंट क्राइसिस हुई, लॉकडाउन हुआ, देन हमने देखा कि इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन हेल्थ सिस्टम पूरा क्रम्बल कर गया, अनप्रेसिडेंटेड टेस्ट ऑफ द रिपब्लिक, पूरा ये सारी चीजें हमने देखी, है ना। ऑथर ने बोला वर्ल्ड वाइड जो बिलियनियर्स हैं दे सॉ देयर वर्थ इंक्रीज बाय स्टैगरिंग $3.9 ट्रिलियन। $3.9 ट्रिलियन से वर्ल्ड के बिलियनियर्स की वेल्थ बढ़ी है। इंडिया के जो 11 बिलियनियर्स हैं, द वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनियर्स इट इंक्रीज्ड बाय 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन में इंडिया के बिलियनियर्स की वेल्थ जो है वो 35% से ज्यादा इंक्रीज हुई है ना। और अगर 2009 से हम देखें तो 90% ज्यादा इंक्रीज हुई है। केवल और केवल लॉकडाउन में 35% इंक्रीज हुई है, सोचो। तो लॉकडाउन में जो इंडियन बिलियनर्स थे वो और ज्यादा रिच हो गए। मतलब एक तरफ मुकेश अंबानी जो था वो हर घंटे पर आवर 90 करोड़, ही वाज अर्निंग पर आवर 90 करोड़ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे पर आवर 90 करोड़ ही वाज अर्निंग। एंड वहीं पे हमने देखा कि 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग थे वो अपनी जॉब लॉस कर गए। इतने ज्यादा जो माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा, लोग पैदल वापस आए शहरों से, 200, 500, 600 किलोमीटर तक लोग पैदल आए। तो ये सारे इश्यूज भी हमने देखे। 40 करोड़ वर्कर्स इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी आर एट द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू डीपर पॉवर्टी। 40 करोड़ वर्कर्स ऐसे हो गए लॉकडाउन पीरियड में जो कि दे आर एट द रिस्क ऑफ एंटरिंग इनटू डीपर पॉवर्टी, है ना। तो ये एक जो है इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा इंस्टेंस है। विमेन हमने देखा, विमेन अगर आपने देखा हो तो दे वर वन ऑफ द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द पैंडेमिक। चाहे वो जॉब लॉसेस में हो, जॉब लॉस में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा जॉब लॉस हुए विमेन के केस में। वहीं पे हमने देखा कि डोमेस्टिक ट्रॉमा भी ज़्यादा फेस करना पड़ा उनको, डोमेस्टिक वर्क भी ज़्यादा करना पड़ा उनको। और यहाँ पे कुछ मिथ भी बस्ट हुए, कोविड-19 के कुछ मिथ भी बस्ट किए हैं। जैसे कि आपने पहला तो ये मिथ था कि यूएसए और ऐसी कंट्रीज जो है उनको कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे भी हमने देखा कि वो कंट्रीज भी, इनका मिथ टूट गया। दूसरा ये देखा गया था कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का ठीक है, तो उसकी जो फैलेसीज हैं वो भी एक तरीके से सामने आ गई कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता
कहलाता है। वहीं पे शुरुआत में ऐसा टाइम भी था जब हमारे पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामने आई हैं। अब ऑथर ने बोला कि 4 चीज़ें करने की जरूरत है, 4 थिंग्स दैट यू शुड डू। 4 चीज़ें करने की जरूरत है। जैसे कि पहली चीज़ ऑथर ने कही है, You must invest in free universal health care, universal free education and other public services। तो पहली चीज तो कंट्री को फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन की जरूरत है, आप वो प्रोवाइड करो, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये एक चीज रहेगी जो कि आपको एक तरीके से काम करेगी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, है ना। और ऑथर ने कहा है कि पीपल्स वैक्सीन डिलीवर करो, पीपल्स वैक्सीन टू ऑल द सिटीजन्स टू टैकल द पैंडेमिक। पीपल्स वैक्सीन डिलीवर करो टू ऑल द सिटीजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू टैकल द पैंडेमिक। दूसरी चीज ऑथर ने कही है, वायरस हैज शोन दैट गारंटीड इनकम सिक्योरिटी इज एसेंशियल। गारंटीड इनकम सिक्योरिटी भी होनी जरूरी, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम था ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का कोई कंसेप्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो, अब हमने देखा कि पैंडेमिक में जो वर्कर्स थे, अगर उनका काम छूट गया तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम फिर नहीं बचा। माइग्रेंट्स थे, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा। इस कारण से ऑथर कह रहा है कि गारंटीड इनकम का होना जरूरी है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, लिख लो अपनी नोट्स में और ये यूज कर लेना मेंस आंसर राइटिंग में। वेरी वेरी गुड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है री इंट्रोड्यूस वेल्थ टैक्स। अब आप एक वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करो, जो रिच है उनको और टैक्स लगाओ ना भाई। रिच क्या पैसा लेके जाएगा क्या ऊपर, और थोड़ा टैक्स लगाओ, वेल्थ टैक्स लगाओ। ऑब्वियस सी बात है, लगाना भी चाहिए, है ना। उस पैसे का आप दूसरा यूज कर सकते हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाओ। इंडिया में देखो वही वाली बात है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। रिग्रेसिव टैक्सेशन मतलब कि रिच भी उतना ही दे रहा है, पुअर भी उतना दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिच है वो बहुत, जो अल्ट्रा रिच है उसको दूसरा टैक्स, जो सुपर अल्ट्रा रिच है उसके ऊपर तीसरा टैक्स। इस तरीके से आपको थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए मेंटेन करनी चाहिए। फिर ऑथर ने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है अर्जेंटीना का। दे हैव अडॉप्टेड अ टेम्पररी सॉलिडारिटी वेल्थ टैक्स ऑन एक्सट्रीमली वेल्दी। जो एक्सट्रीमली वेल्दी है उनके ऊपर अर्जेंटीना ने सॉलिडारिटी वेल्थ टैक्स लगाया है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन अ ग्रीन इकोनॉमी। ऑथर ने कहा कि हमको ग्रीन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि इकोनॉमी का भी बढ़ोतरी हो और इन्वायरमेंट में भी सस्टेनेबिलिटी आए, ठीक है ना। यहां से भी क्लाइमेट जस्टिस करना भी जरूरी है, क्लाइमेट जस्टिस करना भी जरूरी है। जो अगला आर्टिकल है वो है पाल बियरर्स ऑफ काउ साइंस। ऑथर ने यहाँ पे कहा काउ साइंस किसको कहा है, काउ साइंस ऑथर ने स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स को कहा है जो अभी हो रहे हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा। एक्चुअली राष्ट्रीय कामधेनु आयोग फरवरी 2019 में बना, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019 फरवरी में बना। और ऑथर ने कहा है कि नाउ दे हैव बीन इन न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस, जैसे कि बहुत सारे स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स ये करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरपर्सन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने कहा दैट देयर विल बी अ चिप मेड ऑफ काउ डंग, यानी गोबर से वो एक चिप बनाएंगे और वो चिप क्या करेगी, हार्मफुल रेडिएशंस को जो मोबाइल फोन से आने वाले उनको रोक लेगी। तो देखो, या तो आप बना दो या तो आप इस तरह से बनाओ मत लोगों को, तो लोगों को बनाना बंद करो। तो आप या तो चिप बना दो सीधे सीधे, लेकिन ये क्लेम करना कि गोबर से ऐसी चिप बन जाएगी, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिग्नल्स नाम की कोई चीज़ होती है, गोबर में पल्स और सिग्नल कैसे चलेंगे, कुछ चीज़ें सोचने वाली बात है। अगर हाँ आपने करके दिखा दिया तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, लेकिन इस तरह से स्यूडो साइंटिफिक सिर्फ क्लेम करना कि गोबर से ऐसा हो जाएगा, गोबर से वैक्सीन बन जाएगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर इतना पॉसिबल होता तो अभी तक सब गोबर खा के ठीक हो गए होते हैं ना। सो दैट इज समथिंग अनटॉलरेबल इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर आप साइंस की फील्ड की बात, ठीक है, गौ माता की बात अलग हो गई, गौ माता की पूजा करो, सब करो, लेकिन साइंटिफिक क्लेम करना बंद कर दो कि उल्टे तरीके से, इस तरीके से उसको फॉर द रॉन्ग रीजंस आप मत सामने लेकर के आओ। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर। ये काउ साइंस कहा गया है और ऑथर ने वही कहा कि इसके खिलाफ भी थोड़ा एक्शंस लेने चाहिए कि साइंटिफिक टेम्पर रखना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ना, ऐसा नहीं कि किसी और ने कहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि साइंटिफिक टेम्पर रखना जरूरी है। इवन इनका अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज देखा हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर रखो आप, है ना। दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी।
यहाँ पे इंटरनेट सस्पेंडेड अंडर रेयरली यूज्ड एक्ट, मैंने बताया था दिल्ली में इंटरनेट सस्पेंड किया गया है, अब वो यहाँ पे रेयरली यूज्ड एक्ट है एक्चुअली, देख लो लिखा है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के अंतर्गत, जो कि टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, याद रखिएगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत 2017 में टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 आए थे। उन रूल्स के अंतर्गत ये इंटरनेट सर्विसेज दिल्ली में बंद की गई हैं। इसके पहले एक बार और किया गया था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, और अब दोबारा किया गया है, ठीक है ना। रेयरली यूज्ड एक्ट है 1885 का, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, उसके अंतर्गत टेलीकॉम सर्विसेज को सस्पेंशन का रूल्स आया 2017 में, उसके अंतर्गत किया गया, ये भी याद रखना। आगे मूव करते हैं तो परेड हुई, 26 जनवरी की परेड हुई, टैब्लो आए और उसमें कुछ चीज़ें शोकेस की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस बार ढाका यानी बांग्लादेश का इंडिया के साथ 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ 1971 लिबरेशन वॉर का। 50 साल हुए थे 1971 लिबरेशन वॉर के, तो उसमें बांग्लादेश की तरफ से 122 मेंबर, 122 मेंबर ट्राई सर्विस कंटिजेंट आया बांग्लादेश से, एंड इट ऑल्सो मार्च्ड ऑन द राजपथ, मार्चिंग हुई राजपथ में, एंड इट हैड सोल्जर्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दैट ईयर। कुछ उस साल के भी कुछ सैनिकों को लाया गया था। 122 मेंबर्स ट्राई सर्विस कंटिजेंट आया बांग्लादेश से फॉर सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर। तो इसको एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुक्ति योद्धा एक टर्म है, मुक्ति योद्धाज। मुक्ति योद्धाज वो लोग थे जो 1971 के वॉर में शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, ठीक है ना, मुक्ति योद्धाज उन्हें कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड दिस वाज द टर्म। बंग बंधु किसको कहा जाता है? बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। तो बंग बंधु इज अ टर्म यूज फॉर शेख मुजीबुर रहमान, आप याद रखिएगा। अगला न्यूज है धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। अब आपको पता होना चाहिए धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी धन्नीपुर विलेज में टू द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर मेकिंग अ मॉस्क देयर। जो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया था उसमें 5 एकड़ की जमीन दी गई थी, 5 एकड़ प्लॉट दिया गया था, एंड दैट वाज गिवन टू द धन्नीपुर विलेज एरिया। धन्नीपुर विलेज एरिया में वो दिया गया था। नाउ द प्रोजेक्ट फॉर द मॉस्क हैज बीन स्टार्टेड देयर एज वेल। वहां पे मॉस्क का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया। स्टैच्यू ऑफ गोविंद वल्लभ पंत गेट्स अ न्यू होम। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि पार्लियामेंट नया प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें क्या है, जो भी अलग अलग स्टैच्यू थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है ले जाना ही पड़ेगा, है ना, कंस्ट्रक्शन तो तभी होगा। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर गोविंद वल्लभ पंत का भी स्टैचू रिमूव किया गया था नाउ फ्रॉम द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस। अब इसको नई लोकेशन पे, जहाँ पे अपोजिट गुरुद्वारा रकाबगंज और ऑन पंडित पंत मार्ग जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पे पंडित पंत मार्ग भी है और गुरुद्वारा रकाबगंज है वहाँ के अपोजिट वहाँ पे इनके स्टैचू को ले जाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ उत्तराखंड। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, तो उत्तराखंड वाले रीजन में यूनाइटेड प्रोविंस वाले रीजन के थे ये गोविंद वल्लभ पंत, एंड ही वाज अ की प्लेयर इन अनसक्सेसफुल मूवमेंट टू स्टैब्लिश हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। तो एक मूवमेंट चला था टू स्टैब्लिश हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था गोविंद वल्लभ पंत जी ने, है ना, याद रखिएगा। पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स गाइडलाइंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो एक पिटीशन आया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। वो पिटीशन है रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फ्रीडम कहाँ तक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फ्रीडम ज़्यादा है जो नॉर्मल फ्रीडम ऑर्डिनरी सिटीजन इंजॉय करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फ्रीडम ज़्यादा है, या फिर जो फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, हेट स्पीच है, प्रोपेगेंडा है, पेड न्यूज़ है, कम्युनल एंड डेरोगेटरी रिपोर्टेज है, इंसाइटमेंट, इन सब केसेस में क्या उनकी लिमिटेशंस है, क्या उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पिटीशन में पूछी गई हैं, है ना। एंड क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19(2) कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 19(2) पढ़ा हो आर्टिकल, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, जैसे कि पब्लिक डिसेंसी हो गया, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ये कुछ अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनमें आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो वही चीज़ें क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फॉलो होती हैं या नहीं होती, इनके ऊपर ये पिटीशन गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
ट्रंप इम्पीचमेंट गोज टू द सेनेट, तो ट्रंप का जो इम्पीचमेंट है वो सेनेट के वोटिंग के लिए जा चुका है ना। तो यहाँ सेनेट में वोटिंग होगी और इसके बाद डिटरमाइन होगा कि क्या एक्शन लेना है। ट्रंप वो इज द फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा, यूएस हिस्ट्री का पहला प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जिसका 2 बार इम्पीचमेंट हुआ, 2 टाइम्स इम्पीच्ड फॉर ट्वाइस, है ना, ये भी आपको याद रखना है। एंड अब देखना अगर इनको यहाँ से सेनेट में वोटिंग के बाद फाइनली इम्पीचमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये कभी दोबारा पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। श्रीलंका थैंक्ड इंडिया फॉर वैक्सीन, तो याद रखिएगा श्रीलंका ने इंडिया को थैंक यू बोला है वैक्सीन के लिए। इंडिया ने, याद रखिएगा, वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत वैक्सीन दी है, प्लस नेबरहुड फर्स्ट, ये दोनों टर्म याद रखिएगा। आप आंसर राइटिंग जब करेंगे ना मेंस की, तो आप ये टर्म्स यूज करिएगा वहां पे, नेबरहुड फर्स्ट, वैक्सीन मैत्री, इन टर्म्स को। अब कौन कौन सी कंट्रीज है? भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स, ये 6 कंट्री हो गई। देन आपका ब्राजील 7th एंड श्रीलंका 8th। तो श्रीलंका 8th कंट्री बनी जहां पे गया, देखो यहाँ पे लिखा भी है 8th, श्रीलंका विल बिकम द 8th कंट्री टू रिसीव इंडियाज वैक्सीन, है ना। तो ब्राजील को भी गया, ब्राजील ने तो फोटो भी शेयर की थी, संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेकर के आ रहे थे उसकी फोटो भी जाहिर बालसलो ने शेयर की है ना। अब G4 कंट्रीज, यहाँ पे बात चल रही यूएनएससी को अगर इफेक्टिव बनाना है तो उसमें इंडिया को परमानेंट सीट देना होगा। तो यहाँ पे यूएनएससी के लिए एक ग्रुप बना था G4 नाम का। G4 एक ग्रुप बना है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस चाहता है, परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। इसमें बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया है, जापान है, जर्मनी है और आपका ब्राज़ील है ना। तो ये याद रखना कि इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि उसके अंतर्गत हैं। एंड दे आर डिमांडिंग फॉर द परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर चाहिए वो, और चाहते हैं कि अफ्रीकन नेशंस को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, एक ये भी डिमांड है ना। और कुछ चीज़ें, अब एक ग्रुप है जो G4 को अपोज करता है। G4 के अपोजिट भी एक ग्रुप बना है जिसको बोलते हैं कॉफी क्लब। कॉफी क्लब वो ग्रुप है जो इन G4 ग्रुप्स के जो डिमांड, जो मतलब कि ये है कि यूएनएससी में मेंबरशिप चाहिए, इसको अपोज करता है। जैसे कि इसमें इटली है, स्पेन जो है वो जर्मनी की मेंबरशिप को अपोज करते हैं। पाकिस्तान है तो वो इंडिया की मेंबरशिप को अपोज करता है। अर्जेंटीना है तो वो ब्राजील की करता है। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो जापान की मेंबरशिप को अपोज करता है। तो याद रखिएगा, इंडिया, ब्राजील, जापान एंड जर्मनी, दीज आर द 4 members of your UNSC, your G4 सॉरी। एंड ये चाहते हैं कि परमानेंट सीट मिले इनको और रिफॉर्म्ड 15 मेंबर टॉप ऑर्गन बॉडी हो, UNSC एक रिफॉर्म्ड बॉडी की तरह सामने आए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। कॉफी क्लब के बारे में मैंने आपको बताया, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इंडिया सेट टू ग्रो 11.5% इन 2021। IMF ने कहा है कि इंडिया जो है वो 11.5% ग्रो करेगा। इंडिया एकमात्र कंट्री थी जो डबल डिजिट में ग्रो करेगा, इसके बाद फिर चाइना का नंबर लगता है 8% के आसपास। तो ये सारी चीजें। IMF के बारे में अगर आपको बताऊं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 189 मेंबर्स है इसमें, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करता है। अगर मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है ना, तो IMF ही है वो संस्था जो कि हेल्प करती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कौन सी संस्था हेल्प करती है? सबसे पहले IMF ही हेल्प करती है। IMF जो बेसिकली बना था वो कंसीव हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ये आया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, है ना। इंडिया के पास 2.6% वोटिंग राइट्स है। IMF के 2.6% वोटिंग राइट इंडिया के पास है। IMF की हेड इस समय क्रिस्टलिना जियोर्जीवा है। क्रिस्टलिना जियोर्जीवा इज द हेड। और कुछ रिपोर्ट्स IMF निकालता है जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर। 3 रिपोर्ट याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गई, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, फिस्कल मॉनिटर हो गई। ये आपकी रिपोर्ट कौन निकालता है? IMF निकालता है, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा 1944। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, ये भी आप याद रख सकते हैं।
जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 8% इन फिस्कल ईयर 21। फिक्की ने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 8% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, याद रखिएगा, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। 1927 में बना था, महात्मा गांधी जी के एडवाइस में। जीडी बिरला है ना, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, दो लोगों ने इसको बनाया था मिलकर के, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। फिक्की 1927 में महात्मा गांधी के एडवाइस से बना था। इसमें पब्लिक प्राइवेट बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल कहलाएगा, इसको आप याद रखिए। सो न्यूज एनालिसिस पार्ट में तो इतना ही है। आज के आंसर्स मैं आपको एक बार बताता हूँ। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आज टुडे। पहला क्वेश्चन था इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी की नोडल एजेंसी, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है। दूसरा पूछा था इंडियाज आर्कटिक एक्सपीडिशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दी अबव। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आप बताइए कि क्या गलत है? दोनों गलत है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले का आंसर भी डी होगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये शेड्यूल 6 में है। फॉरबिडन जो फ्रॉम कल्टीवेशन है ये शेड्यूल 6 में है, ना कि शेड्यूल 5 में। एंड सेक्शन 32 जो है वो, उसका आंसर भी डी होगा। प्रोटेक्शन टू सक्सेसफुल बिडर्स एंड द एसेट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर, ये है सेक्शन 32 आपका, ठीक है, तो उसको याद रखिए। अब कुछ न्यूज़ आइटम कल के भी दिखा देता हूं मैं। देखो 26 जनवरी का न्यूज़ है, उसमें यहाँ पे ग्रीन टैक्स मूटेड फॉर पर्सनल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स। तो एक नया टैक्स है जो कि ऐसे व्हीकल्स पे लगाया जाएगा जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं। Owners of the old vehicles will have to pay the government a green tax as penalty for polluting the environment। तो जो vehicles 15 साल से पुराने हैं उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा एज अ पेनल्टी फॉर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने प्रपोजल दिया है, एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड टू लेवी ग्रीन टैक्सेस ऑन ओल्ड व्हीकल्स, ग्रीन टैक्सेस ऑन ओल्ड व्हीकल्स। अब इसमें 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 ईयर्स एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब इसमें कुछ प्रपोजल्स गए हैं और मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है पर्सनल व्हीकल्स विल बी चार्ज अ टैक्स एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 15 ईयर्स। जब 15 साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करते हैं तो उस समय एक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, तो रिन्यू करने के लिए ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। फिर 10 to 25% का रोड टैक्स लगेगा ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 ईयर्स एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। जब फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है तो उस समय रिन्यूअल के टाइम पे 10 से 25% का एक रोड टैक्स भी लगाया जाएगा, ठीक है ना। एंड यहां पे देखो लिखा है The proposal on green tax also includes steeper penalty of up to 50% of road tax for older vehicles registered in some of the highly polluted cities। अगर आप बहुत highly polluted cities में हो और आपका व्हीकल बहुत पुराना है तो 50% ऑफ द रोड टैक्स तक के बराबर टैक्स आपको देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स की वैल्यू। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखना है। एंड 8 साल से पुराने जो व्हीकल्स उनको लेवी पे करना पड़ेगा, जिसको मैंने बताया 10 to 25% की एक रोड टैक्स लेवी, रोड ट्रांसपोर्ट टैक्स लेवी पे करनी पड़ेगी, और 15 साल से पुराने को एक ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। एट डेवोस फोरम जी वॉन्ट्स वर्ल्ड लीडर्स अगेंस्ट न्यू कोल्ड वॉर। यहाँ पर डेवोस की मीटिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो डेवोस में होती है। आप सबको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ होती है, डेवोस में होती है। तो यहाँ पे जी जिनपिंग ने कहा है कि यहाँ पे एक नया टाइप का कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इंडो पैसिफिक का, क्वाड ग्रुप का। क्वाड ग्रुप मतलब कि एक एंटी चाइना ग्रुप के रूप में जिसको बनाया गया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जी जिनपिंग ने बोली हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ पे होती है, डेवोस में होती है। और कुछ फैक्ट इसमें मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड भी बता देता हूँ। याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड बेस्ड है, याद रखिएगा, एंड इंटरनेशनल एनजीओ कहलाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका एक इंटरनेशनल एनजीओ कहलाता है, इंटरनेशनल एनजीओ कहलाता है। एंड ये बना था 24 जनवरी 1971 को, 24 जनवरी 1971 में बना था। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईयर याद रखना इसका फॉर्मेशन का। एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ये इंटरनेशनल एनजीओ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और बेस्ड कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड बेस्ड है, ये भी याद रखेगा। कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका मोटो है। मोटो क्या है, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखेगा। क्लॉज श्वैब इनके फाउंडर थे, याद रखिएगा, क्लॉज KLAUS, क्लॉज SCHWAB, श्वैब। तो क्लॉज श्वैब जो था ही वॉज द फाउंडर ऑफ दैट। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है एनुअल, वो डेवोस में होती है।
टू टेक्स प्लेस इन डेवोस, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रख सकते हैं। एंड द चाइनीज लीडर, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें अफर्म की, जैसे कि क्लाइमेट प्लेजेस टू स्लैश कार्बन एमिशन बाय 65% बाय 2030, 2030 तक कार्बन एमिशंस को 65% तक वो स्लैश कर देंगे एंड अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। चाइना ने कहा है कि कार्बन न्यूट्रलिटी 2060 तक वो अचीव कर लेंगे और 2030 तक 65% तक वो डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच वॉज देयर। कुछ और बता देता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स भी निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई और आपकी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया। तो याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए अपने पास, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये सारे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। इसको भी आप याद रखिएगा जो मैंने बताया, ठीक है ना, लिख लीजिए अपने नोट्स में। सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन डिले इन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है भाई कि क्यों लॉ कमीशन के अपॉइंटमेंट में इतना टाइम लग रहा है। लॉ कमीशन के बारे में अगर आपको फैक्ट नहीं पता बता दूं, इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनती है, हर 3-3 साल में बनाई जाती है। याद रखिएगा 3-3 साल में, लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में अब बनने लगी है। पहली लॉ कमीशन जो थी वो 1834 में बनी थी, जब मैकोले ने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद लॉर्ड मैकोले के अंतर्गत बनाई गई थी, पहला जो था, याद रखिएगा। इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग, है ना, ये भी आपको याद रखना है कि दे आर नॉट बाइंडिंग। बिलियनियर्स वर्थ वेल्थ रोज 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जैसा कि मैंने आज एडिटोरियल में बताया आपको, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि इंडियन बिलियनियर्स इंक्रीज देयर वेल्थ बाय 35% टू 3 ट्रिलियन रुपीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन में इतना था, न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी ये इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। एंड यूएस, चाइना, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, हर जगह देखा गया। और ऑक्सफैम ने जो रिपोर्ट है उसको इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट का है, दिस इज द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। कोरोना वायरस को इनइक्वालिटी वायरस बोला गया। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है रिटर्न ऑफ द रिच, तो इट टुक जस्ट 9 months फॉर द वेल्थ ऑफ द टॉप 1000 बिलियनर्स इन द वर्ल्ड टू रिटर्न टू देयर प्री पैंडेमिक हाइज। तो प्री पैंडेमिक जो हाई थे वहां पे चले गए सारे बिलियनर्स जो टॉप 1000 बिलियनर्स थे। और इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी की वेल्थ जो है इट मोर देन डबल्ड, ये पैंडेमिक में डबल से भी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। He jumped from being the 21st richest person in the world to the 6th richest person। तो मुकेश अंबानी जो है 21st पर्सन थे रिचेस्ट, अब वो 6th richest person है। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इनइक्वालिटी वायरस, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। सो दैट यहाँ पे मैंने बता दिया। इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स दे क्लैश्ड एट नाकुला। तो नाकुला जो है वो सिक्किम में एक इंपॉर्टेंट पास है और यहाँ पर जो है फिर से क्लैश हुआ चाइनीज और इंडियन फोर्सेस का, है ना। सो दैट थिंग हैपेंड अगेन, ये अभी आपको याद रखनी है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।